हेलो नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं साइंस के आईएमपी क्वेश्चन। आज हम बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? कक्षा 10वीं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में से जो भी आपके आईएमपी क्वेश्चन बन रहे हैं वो उनको देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको रसायन में केवल उतना ही पढ़ के जाना है। केमिस्ट्री में आपको केवल उतना ही पढ़ के जाना है। बिल्कुल आप पूरा है जो पेपर कर पाएंगे। और आप यदि वाकई में कक्षा 10वीं में बिल्कुल टॉप करना चाहते हैं तो जो हम सारे क्वेश्चन दे रहे हैं वो आपको पूरा वीडियो देखना है और पूरे क्वेश्चनों को याद करके ही जाना है। ठीक है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरे प्रश्नों को याद करके जाना है। और साथ ही दोस्तों हमें कमेंट में बताना भी है कि आपको पहले से कितने क्वेश्चन के आंसर याद थे। चलिए तो हम समय खर्च बिना खर्च किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? जल्दी से बताइए। यह क्वेश्चन कौन से अध्याय का है? जल्दी से बताइए। और ये भी बताइए कि ये आपको याद है कि नहीं। देखो इसका उत्तर भी यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। उत्तर क्या है? वायु को जलाने से जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और CO से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। ठीक है बच्चों, आपको याद करना है और जिनको याद है वो आपको आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न देखो, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? आईएमपी क्वेश्चन है। इसका आंसर नीचे मिल जाएगा। लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि FeCu से अधिक अभिक्रियाशील है। Fe मतलब आयरन यानी लोहा और Cu का मतलब क्या है? कॉपर। कॉपर का मतलब Cu का मतलब कॉपर यानी तांबा। ठीक है, अभिक्रिया है जो कॉपर के विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट कॉपर धातु से बनती है। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये तीसरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको वीडियो को आखिरी तक देखना है। सारे क्वेश्चन है जो आपको मिलेंगे और उनके आंसर भी आपको नीचे हम दे रहे हैं। जिन बच्चों को याद नहीं है वो इनके आंसर यहाँ से पढ़कर और इनको याद कर लेंगे। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? अगले में देखो क्या होगा, इसमें से आपको इस अध्याय में से समीकरण को संतुलित करने के लिए आ सकती है 4 नंबर से या फिर 3 नंबर से क्वेश्चन आ सकता है। तो समीकरण यदि 4 है तो 4 नंबर से क्वेश्चन आएगा, 2 है तो 2 नंबर से और 3 है तो 3 नंबर के। आपको जो इस अध्याय में इम्पोर्टेंट समीकरण संतुलन है वो यहाँ पर दिए गए थे। जो 4 है जो आपको इनको करके ही जाना है। ठीक है, और इनके आंसर नीचे लिखे हुए हैं। इस तरह से आपको समीकरण संतुलन करना है। अगला देखो, अगला देखो, आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महामोस्ट आईएमपी क्वेश्चन क्या? ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ। ऊष्माक्षेपी यानी क्षेपी, क्षेपी का मतलब जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन हो और शोषी मतलब जिसमें ऊष्मा का शोषण हो। तो ये इतना आपको हम पहचान बता रहे हैं। तो ऊष्मा शोषी यानी शोषण, शोषण मतलब अवशोषण और क्षेपी मतलब उत्सर्जन। यह इनकी परिभाषा लिखी है और इनका उदाहरण भी लिखा है। तो आपको उदाहरण के साथ इनको याद करना है। ठीक है, ताकि आपको परीक्षा में विद उदाहरण के पूछा जाएगा और 4 नंबर से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, अगला देखो, अब क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, तो अवक्षेपण अभिक्रिया भी आईएमपी क्वेश्चन है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण बनता है जो विलयन से पृथक हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। यह इसका समीकरण लिखा हुआ है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला देखो, लोहे की वस्तुओं को हमें पेंट क्यों करते हैं? क्वेश्चन क्या है? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो आप सभी जानते हैं उसको लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है। लोहे की वस्तु हवा एवं आर्द्रता के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती हैं, अतः पेंट करने पर लोहे की सतह हवा या नमी की प्रत्यक्ष संपर्क से नहीं रहती, जिसके कारण संक्षारण नहीं हो पाता, तथा लोहे
पेंट करने पर क्षतिग्रस्त नहीं होता। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है आघातवर्ध एवं तन्य। आघातवर्ध और तन्य, आघात मतलब धातुओं को पीट पीट कर एक चादर के रूप में बना दिया जाए, तो यह गुणधर्म कौन सा कहलाता है? आघातवर्धनीयता। और जैसे सोना चांदी, इनमें सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता पाई जाती है। धातु के पतले तार के रूप में खींचना, यानी उसको यदि कोई लोहे का टुकड़ा है उसको खींच कर तार के समान बना दिया जाए तो वह क्या कहलाएगी? तन्यता। उसमें तन्यता ज़्यादा रहेगी। ठीक है, वह तन्य धातु कहलाती है। तो आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ के जाना है। अगला देखो, अगला क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन सा क्वेश्चन है? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, वो कौन से ऑक्साइड कहलाते हैं? आप कहेंगे सर उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन से कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। अच्छा, तो अब बताओ, अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। दो तरीके आपको लोहे की जंग से बचाने का उपाय कौन सा? पहला है जैसे तो लेपन द्वारा और दूसरा है पेंटिंग द्वारा। ठीक है, दो आपको उदाहरण बताना और यह इनको आपको लिखना भी है। आपको यदि क्वेश्चन पसंद आ रहे हों और यदि वाकई में आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके हित में है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आईएमपी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये। धातु और अधातु में अंतर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, बिल्कुल आपको याद भी होगा, और यदि नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये कभी भी और कहीं किसी भी 4 नंबर से क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? तो कार्बन के दो गुणधर्म, पहला क्या है? श्रृंखलन। दूसरा क्या है? कार्बन की चतुर्संयोजकता। अब श्रृंखलन क्या कहलाता है? श्रृंखलन क्या है बच्चों? कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाना। मतलब जैसे श्रृंखलन मतलब क्या कहलाता है? चेन, श्रृंखला। श्रृंखला मतलब आप देखते हैं कार्बन में एक गुण पाया जाता है कि वह कार्बन कार्बन के साथ श्रृंखला में जुड़ सकते हैं। आपने इस तरह की श्रृंखला देखी होगी, तो इसी के बारे में आपको लिखना है। कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। ऐसी गुण के कारण सीधी श्रृंखला, शाखा श्रृंखला तथा वलयाकार श्रृंखला द्वारा बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण होते हैं। आप सभी जानते हैं कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? 4, यानी प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ सकता है इस तरह से, या कोई भी परमाणु से जुड़ सकता है। तो ऐसे इस तरह से भाई और भी कितनी भी श्रृंखला बना सकता है। आगे देखो, कार्बन की चतुर्संयोजकता मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, यानी कार्बन की बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होती हैं? 4 इलेक्ट्रॉन फ्री रहती हैं। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसी के बारे में आपको बताया। कार्बन संयोजकता 4 होती है, इसमें 4 अन्य कार्बन परमाणु या अन्य संयोजक तत्वों या परमाणु के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक तत्व के साथ कार्बन की यौगिक बनते हैं। इतना आपको लिखना है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना है। अगला देखो, अगला क्या है? साइक्लोपेंटेन। क्या है? साइक्लोपेंटेन। इसका आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आएगी। साइक्लोपेंटेन का सूत्र क्या होता है? C5H10। क्या होता है? C5H10, C5H10। ठीक है, ये है क्या है आपका? पेंटेन। पेंटेन का सूत्र है, पेंटेन मतलब 5। आपको याद रखना, एक क्रम याद रखना, क्या होता है? पहले क्या आता है? मैथ। पहले क्या आता है? मैथ। फिर क्या आएगा आपका? एथ। मैथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट। क्या आएगा फिर? ब्यूट, पेंट, फिर आएगा हेक्स, फिर आएगा हेप्ट। यानी अब एक क्या बताया आपने? आप कहेंगे सर एक क्या बता रहे हैं आप? देखिए, जैसे कार्बन की संख्या 1 है तो वह मैथ में आएगा। एथ में कार्बन की संख्या 2 रहेगी, प्रोप में कार्बन की संख्या 3 रहेगी, ब्यूट में कार्बन की संख्या 4 रहती है, पेंट में कार्बन की संख्या 5 रहती है, और हेक्स में क्या कितनी रहेगी? हेक्स में रहती है 6। फिर इसके बाद आएगा हेप्ट यानी 7 रहेगी, फिर आएगा ऑक्ट 8 रहेगी, फिर नॉन यानी 9 रहेगी। इस तरह से श्रृंखला चलती है। अब इसमें पूछा था पेंटेन की, तो पेंटेन में यानी यहाँ पर इसलिए C5 आया। क्या आया? C5। अब पेंटेन लिखा है तो C5 और H10 रहेंगे, H10 रहेंगे। इसी तरह से जैसे मेथेन पूछेगा तो क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको देख लेना है आगे। फिर इसकी आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है C5H10 की, तो C5H10 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आपको नीचे दर्शाएगी। इसी तरह से आपको परीक्षा में बना के आना है, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न एगों के नामकरण लिखना है। IUPAC नाम आपको याद रखना, IUPAC। आपको इसका फुल फॉर्म हमें कमेंट में बताना है।
यूपीएससी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, और इनके तीनों के नाम यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन की को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर नीचे लिखा है, चूंकि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये प्रारंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, इसलिए इनको ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया दर्शाई गई है। ठीक है, इसको आपको याद करना है। और बच्चों एक बात और याद रखना, आपको जैसे हम जो आंसर बता रहे हैं, हो सकता है आपकी जो पुस्तक है आपने जो जहाँ से भी नोट्स बनाए हों तो वहाँ पर इसकी भाषा थोड़ी बदली हो, तो यदि आपने वो वाला क्वेश्चन याद किया है तो आपको वही याद करना है, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन याद नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यदि आप वो वाला क्वेश्चन करेंगे और ये वाला याद करेंगे तो आपको फिर मन में डाउट बन जाएगा, डाउट बनेगा फिर आप परीक्षा में भूलेंगे। इसीलिए आपने जो पहले से जोन से प्रश्न का आंसर याद किया है तो आपको वही याद करके चलना है, और यदि नहीं किया अभी तक तो इन प्रश्नों को फिर याद करके चलना है। ठीक है, बिल्कुल हम सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, समजाति श्रेणी क्या है, उदाहरण से समझाइए। अब समजाति श्रेणी क्या होती है, देखिए समजाति श्रेणी क्या है, कार्बनिक युग की ऐसी श्रेणी जिनकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो। किन किन में, जिनकी संरचना में और रासायनिक गुणों में क्या हो, समानता हो। किन्हीं दो लगातार युग्मकों के बीच CH2 इकाई या और आणविक द्रव्यमान 14 U का अंतर हो, समजाति श्रेणियां कहलाती हैं। ठीक है, इतना आपको परिभाषा में लिखना है, और फिर इनकी आपको उदाहरण बताने हैं, तो उदाहरण आपको नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इनके उदाहरण दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर। ये दिए हैं भौतिक गुणों में अंतर। दूसरा क्या है, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर, ये है इनकी रासायनिक गुण। भौतिक गुण में पहला अंतर क्या है, क्वथनांक 35 351 केल्विन होता है, इनका होता है 391 केल्विन। इनका गलनांक 156 केल्विन, इनका 290 है। ये आपको अंतर याद करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण समझाइए, यानी झाग को कैसा निर्माण होता है वो आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ से आपको साबुन बनाने की विधि आती है। क्या आती है, साबुन बनाने की विधि, वो ज़्यादा IMP है, अभी हम उसको आगे भी बताएंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है, डोबेराइनर का वर्गीकरण की सीमाएं यानी कमियां बताना है। तो क्या क्या कमियां थी, दो कमियां थी। पहली कमी थी, उस समय ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइनर त्रिक के द्वारा नहीं हो पाया था, पहली महामुष्ट का कमी थी। दूसरी कमी क्या थी, वे उस समय ज्ञात 64 तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही बना पाए थे। कितने त्रिक बना पाए थे, केवल 3 त्रिक बना पाए थे। तो इनकी दो सबसे बड़ी कमियां थी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सबसे मोस्ट IMP क्वेश्चन, साबुन की सफाई प्रक्रिया। तो ये साबुन की सफाई प्रक्रिया किस तरह से साबुन है जो कठिन से कठिन दाग धब्बे को निकाल लेती है। तो इसकी आपको सफाई प्रक्रिया आपको नीचे दर्शाई गई है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना और याद करना है। अगला देखो, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन से मापदंड अपनाए थे। तो इसका आंसर आपको नीचे मिल रहा है। तो मेंडलीव कौन कौन से मापदंड अपनाए, पहला है तत्वों को परमाणु द्रव्यमान की आरोही क्रम में लिखना। क्या लिखा था इन्होंने, परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर गलती नहीं करना, यदि आप परमाणु क्रमांक लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान अलग है और परमाणु क्रमांक अलग है। दूसरा है रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर व्यवस्था करना। तीसरा क्या, तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया है। ठीक है, 3 आपके मापदंड हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर आएगा। अंतर आपको याद करके चलना है। ये आपके सामने अंतर दर्शाए गए हैं, आपको 7-8 अंतर दिए गए, इनमें से आपको 6-7 कर लेना। आपको परीक्षा में 4 या 5 नंबर से क्वेश्चन बनेगा तो 4 या 5 अंतर आपको लिख के आना है। ठीक है, और आपको दोस्तों बार बार याद दिलाना पड़ता है, क्या है कि आप पढ़ने में इतने इतने मस्त हो जाते हैं कि आप लाइक या सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार हम आपको बार बार याद दिला देते हैं कि एक बार यदि आपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें। इतना सा आपको काम कर देना है। फिर हम आगे अगले क्वेश्चनों को याद करते हैं। चलिए तो देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है,
पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते? जल्दी से हमें पहले ये तो ये बताओ कि किन-किन बच्चों को ये क्वेश्चन याद है? आपने कभी सोचा है कि ये जो पीतल या तांबे के बर्तन हैं, इनमें हम दही एवं खट्टे पदार्थों पदार्थों को क्यों नहीं रखते? इनका आंसर आपको नीचे मिलेगा। इसका आंसर है कि पीतल तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखते क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं। क्या होते हैं इसमें? अम्ल मौजूद होते हैं, जो इससे अभिक्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हानिकारक यौगिक, जिसके कारणवश ये खाने लायक नहीं रह जाते। इसीलिए हम पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखते। जल्दी से याद करिए, क्या बताया हमने? पीतल तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखते क्योंकि इनमें अम्ल मौजूद होते हैं और इनसे अभिक्रिया करके एक हानिकारक विषैले यौगिक बनाते हैं। ठीक है, इसलिए ये हम इसमें नहीं रखते। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? इसका आंसर आपको नीचे मिलेगा, क्योंकि जल में अम्ल क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में शांत नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुए ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फालित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। तो यह आंसर हो जाएगा। आपको पहली वाला ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है, उसको ज़्यादा याद करके चलना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? आईएमपी क्वेश्चन है। इसको याद करिए, आश्रित जल शुद्ध होता है जबकि आयन नहीं बनाता है। विद्युत चालन करता है, विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। दूसरा, वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर अम्लीय बना देती हैं और H+ आयन उत्पन्न करती हैं। फिर जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? यह भी IMP क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और यह भी आपके लिए IMP है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आद्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाना चाहिए? जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हैं जो IMP ही हैं। आपको इन क्वेश्चनों को करके ही जाना है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी IMP क्वेश्चन। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में लवण एवं जल बनते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इनके उदाहरण आपको लिखना है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? धोने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग। तो धोने का सोडा या बेकिंग सोडा के दो उपयोग कौन कौन से हैं? पहला उपयोग है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, और दूसरा का है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों की साफ सफाई में। अब बेकिंग सोडा का उपयोग का है, पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में, या बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। दोनों के दो दो उपयोग आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो आपके केमिस्ट्री में यानी रसायन में से आपको केवल इतने ही क्वेश्चन पढ़ना है। रसायन में आपको जो हमने क्वेश्चन बताए हैं इतने क्वेश्चन करके जाना है, तो आपको रसायन में सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। यदि ठीक है, और आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। इसकी आगे हम अगले वीडियो में भौतिक की, जीव विज्ञान की देखेंगे।